बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैडसन के चैप्टर 29 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस चैप्टर के अंदर हम लोग एंटी साइकोटिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंटी साइकोटिक्स के अंदर मेनली हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट को देख रहे होंगे, उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर को भी देखेंगे। जिस तरह चैप्टर 28 के अंदर हमने मूवमेंट डिसऑर्डर्स कहा था, लेकिन मेनली पार्किंसनिज्म का ट्रीटमेंट पढ़ा था, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी था वही था। इसी तरह यहाँ पे मेनली हम लोग स्किज़ोफ्रेनिया को पढ़ रहे होंगे, वैसे इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत बाइपोलर भी है। तो स्टार्ट करते हैं वाली पहले पेज के ऊपर क्या चैप्टर की उन्होंने एक ब्रीफ सी समरी सी दी हुई है आपके पास। शुरू में वो ये बात बता रहे हैं कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने में काम आते हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे हमने ड्रग्स की एफिकेसी देखी, यानी हमने देखा कौन से ड्रग्स साइकोटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे हैं, उससे हमने कैलकुलेट किया या उससे हमने हिसाब लगाया कि साइकोटिक डिसऑर्डर का कॉज क्या होगा। जैसा कि मिसाल के तौर पे जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो D2 रिसेप्टर्स के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो दे आर बेसिकली डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। उनकी हाई एफिनिटी होती है डोपामिन D2 रिसेप्टर के साथ। तो हमने सोचा इसका मतलब है कि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनमें डोपामिन की डिसरेगुलेशन हो रही है, डोपामिन के किसी मसले की वजह से बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया होता होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हाइपोथेसिस आ गया। इसी तरह से हमने देखा कि कुछ न्यूअर ड्रग्स जो हैं, यानी कि एडवांस ड्रग्स जिनको हम सेकंड जनरेशन या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, उनकी सेरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी है, ठीक है, यानी कि वो डोपामिन से ज़्यादा सेरोटोनिन रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो इससे हमने सोचा कि इसका मतलब है कि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, इसका सेरोटोनिन से भी कोई ना कोई ताल्लुक होगा, सही है। तो हमने ड्रग्स की एफिकेसी से ये सोचा कि इसमें किस किस चीज़ का ताल्लुक हो सकता है। इसी तरह ग्लूटामेट का भी ताल्लुक हमें मिला है कुछ स्टडीज़ में, सही होगी बात। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीट तो नहीं हो सकता, यानी कि जिस तरह हमने कहा था ना पार्किंसनिज्म भी, ये नहीं हो सकता कि मैंने दवाई खाई और पार्किंसन डिजीज़ खत्म हो गई। हाँ, उसके सिम्टम्स को हम थोड़ा बहुत बेहतर जरूर कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं होती डिजीज़। वेरी सिमिलरली स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को हम ट्रीट जरूर कर सकते हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए उसको जो डिल्यूजन्स हो रही थी, हेलुसिनेशंस हो रही थी, मतलब बंदे को बैठा हुआ है और ऐसे ही कहता है कि मुझे लगता है सामने से कोई गुजर रहा है, हालांकि कोई भी नहीं गुजर रहा होता, इसको कहते हैं विजुअल हेलुसिनेशन। इसी तरह कुछ टच होता है महसूस हो, उसको कहते हैं टेक्टाइल हेलुसिनेशन। फिर कोई कहता है कि मुझे कमरे में आवाज़ें महसूस होती हैं, यानी कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन। तो ये मुख्तलिफ किस्मों की हेलुसिनेशन होती हैं, डिल्यूजन होती हैं। पेशेंट को अपनी ही चीज़ लग रही है, लग रहा है कि कोई बंदा मेरे बारे में बात कर रहा है। ये खैर हम साइकेट्री के अंदर डिटेल्स में चीज़ों को पढ़ते हैं, यहाँ पे चीज़ों की डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि जो ड्रग्स हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया के इन सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ओवरऑल बंदे की बीमारी ही खत्म हो जाए, ठीक है। वो दवाई खाता रहेगा तो सिम्टम्स ठीक रहेंगे उसका कुछ अर्से तक, सही होगी बात। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि मसला ये है कि ये ड्रग्स अनफॉर्चुनेटली हमें काफ़ी सालों तक खाते रहने पड़ते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म थेरेपी होती है ये, यानी कि एंटीसाइकोटिक्स अगर आप समझेंगे कि 2 हफ्ते खाएंगे ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसी तरह जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं या जो भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स की मेडिसिन होती हैं, उनको बहुत देर तक खाना होता है, उनकी इफेक्टिवनेस देर में डेवलप होती है और फिर खाते रहना होता है, सही होगी बात। ये तो स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बता दिया। उसके अलावा अगर बायपोलर डिसऑर्डर देखा जाए तो उसको बायपोलर में बेसिकली क्या होता है, कुछ देर बंदा हाइपर होता है, कुछ देर बंदा डिप्रेशन में होता है। तो इसको हमने मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा करते थे पहले। इसको फर्दर उन्होंने बताया हुआ है कि ये दूसरे डिसऑर्डर्स के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, इसकी वजह से और भी मसले हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने जो ब्रीफ सी बात की हुई है कि बायपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए मेनली हम लोग लिथियम यूज़ करते थे, मेन स्टे ट्रीटमेंट यही था। लेकिन अब हमने दूसरे एंटीसाइकोटिक्स वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, सही होगी बात। उसके अलावा एंटीसाइकोटिक्स से टॉरेट सिंड्रोम वगैरह के अंदर भी जो साइकोटिक प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो भी ट्रीट हो जाते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देख लीजिए तो ये जो आपके पास हर चैप्टर के अंदर शुरू में एक उन्होंने दिया हुआ होता है, इसको आपसे क्या लोग कैटेगराइज करना आसान हो जाता है ड्रग्स को, या ओवरऑल करना ही चाहिए। चैप्टर पढ़ने के बाद आप इसको एक बार देख लें, सही होगी बात, तो आपके लिए क्लासिफिकेशन वगैरह समझना आसान होगी। अगर चैप्टर से पहले आप देखें तो इसमें बस ये ध्यान रखो, नाम कुछ याद कर लो इसलिए यहाँ से, तो यही आपका फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे, सही होगी बात। तो रही बात है जब हम आगे पढ़ेंगे अगले पेज पे तो हम सारे नाम को साथ साथ याद करेंगे, लेकिन इस वक्त एटिपिकल चूँकि सबसे ज़्यादा नाम इसी के हैं तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको नाम याद करवाने के लिए एक निमोनिक बताता हूँ। निमोनिक अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो आपकी मर्जी है। निमोनिक है जी, क्लोज द जिप क्वाइटली, ठीक होगी बात। जिप आपने खामोशी से बंद करनी है क्योंकि दिल बिल्कुल यहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए, और ओनली पैल्पेशन एंड विस्परिंग, या कह लो विस्पर इज अप्रोप्रिएट। बस यही करना है, ऊंचा बोलना नहीं है और जिप को भी खामोशी से बंद करना है, सही होगी बात। तो क्लोज से नाम याद होगा आपको क्लोजापीन, जिप से याद होगा आपको जिप्रेसिडोन, और क्वाइटली से याद होगा आपको क्वाइटापीन, किधर का क्वाइटापीन, ये रहा क्वाइटापीन। ओनली से याद होगा आपको ओलैंज़ापीन, पैल्पेशन से याद होगा आपको पैलिपेरिडोन,
विस्पर से याद होगा आपको रिस्पेरिडोन, ठीक है, रिस्पेरिडोन। और अप्रोप्रिएट से याद होगा आपको एरिपेप्राजोल। सही होगी बात। तो वैसे अगर आपको मैं बताऊँ तो यही आगे पास इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी जो एसेनापीन दिया हुआ है उन्होंने और ये जो दूसरे नाम दिए हुए हैं लुरासिडोन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने ड्रग्स बताए हैं इनके अंदर भी खास तौर पे ये क्लोजापिन हो गया, ओलैंजापिन हो गया, ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो चीज़ों को हम साथ साथ देख रहे होंगे। अब आगे चलते हैं, हम बेसिकली थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करना शुरू करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को। सबसे पहले इसकी क्लासिफिकेशन देखी जाए तो हमने दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर लिया है। पहले जो यूज़ किए जाते थे वो कहलाते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। सही की बात। अब जो पहले यूज़ किए जाते थे वो फर्स्ट जनरेशन भी हैं, और वो हम जो पुराने ज़माने के लोग जो है ना, तो वो बेसिकली इन्हीं को ज़्यादा जानते होते हैं, तो हम इनको टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। ठीक होगी बात। ये हो गए टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स या फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। दूसरे होते हैं हमारे पास, जाहिर बात है अगर ये फर्स्ट जनरेशन थे तो उनको हम कहेंगे सेकंड जनरेशन ड्रग्स, सेकंड जनरेशन। हम इनको न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स भी जगहों पे लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से इनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं। ओके ओके बात। एक और अगर मैं इनके बारे में फ़र्क आपको बताऊं तो वो ये है कि जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स होते हैं ये ज़्यादा एक्शन अपना डोपामीन के रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स होते हैं ऑल्दो इनका भी डोपामीन पे इफेक्ट होता है, लेकिन इनका ज़्यादा अफिनिटी होती है सेरोटोनिन के साथ। जो 5-HT रिसेप्टर्स होते हैं ना, सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, उनके साथ इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। वैसे इन दोनों की डोपामीन से भी होगी, सेरोटोनिन से भी होगी, ठीक है। ये वाली बात हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में भी डिस्कस की थी कि हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स जो होते हैं वो डोपामीन पे इफेक्ट कर रहे हैं, उससे हमें लगा कि स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामीन का मसला होता होगा। फिर हमने देखा न्यूअर ड्रग्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा अफिनिटी है सेरोटोनिन रिसेप्टर से, तो उससे हमें लगा कि स्किज़ोफ्रेनिया में हो सकता है सेरोटोनिन का मसला हो। तो यहाँ भी ये बात बैकग्राउंड में डिस्कस जरूर हुई थी कि फर्स्ट जनरेशन डोपामीन से ज़्यादा अफिनिटी रखते हैं और सेकंड जनरेशन सेरोटोनिन से ज़्यादा अफिनिटी रखते हैं। सही होगी बात। अब अगर नाम की बात की जाए तो सेकंड जनरेशन के तो मैंने आपको काफ़ी सारे नाम याद करवा दिया। ये ऊपर निमोनिक भी लिखा हुआ है, क्लोजापिन, जिप्रासिडोन, क्वाइटापिन, ओलैंजापिन, और ये पता नहीं क्या नाम था इसका, रेस्पेरिडोन और एरिपेप्राजोल। तो ये तो आपको सेकंड जनरेशन के नाम तो कुछ हद तक आपको याद हो गए होंगे, सही है। फर्स्ट जनरेशन के देखे जाए तो कुछ ड्रग ग्रुप्स हैं, यानी कि केमिकल्स, हम केमिकल ग्रुप देख रहे होते हैं ना कि यार ये केमिकल ग्रुप है। तो एक केमिकल ग्रुप है फिनोथायाजीन्स, सही हो गया। फिनोथायाजीन के अंदर फर्दर नाम आते हैं हमारे पास क्लोप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, फ्लूफेनाजीन। बस ये में रख लो कि जब एंड में जीन आ रहा होता है ना, बल्कि हाँ चलो ठीक है, तो ये जब जीन आ रहा होगा तो आप थोड़ा बहुत समझ आना कि यार इन ड्रग्स का जिक्र हो रहा है। वैसे आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो इन नामों से थोड़ी बहुत शनासाई आपकी हो जाएगी। नंबर 2 पे थायोजैंथीन्स भी हैं। तो जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं उनके अंदर पहली कैटेगरी आपके आगे पास फिनोथायाजीन्स की, दूसरी थायोजैंथीन्स की कैटेगरी आ गई आपके पास, सही की बात। और तीसरी कैटेगरी आती है ब्यूटायरोफिनोन्स की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी भी है मेरे ख्याल से। ब्यूटायरोफिनोन्स के अंदर नाम आता है आपके पास हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल बहुत टिपिकल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अक्सर जगह पे आप जब वो आपको सिनेरियो दे रहे होते हैं ना किसी एंटीसाइकोटिक का, तो वो हेलोपेरिडोल लिख देते हैं। डोमपेरिडोल भी होता है मेरा ख्याल है, बिग जगह अंदर लिखा हुआ होगा। तो ये आपके पास नाम हो गए इसके फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स के, या आप कह सकते हो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के, सही होगी बात। तो यहाँ पे उन्होंने यही वाली बातें बताई हुई थी। आखिर उन्होंने यही कहा है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर हमने देखा है कि जो न्यूअर ड्रग्स हैं, सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स कम होते हैं। जारी बात है, इसलिए तो वो न्यूअर कहलाते हैं, इसलिए तो हम उनको यूज़ करते हैं। अगर बेहतरी ना होती तो क्यों यूज़ करते हैं, सही होगी बात। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने आदमी को याद करना होता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन इनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इनको ओरली भी ले देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि फैट सॉल्युबल है, बहुत अच्छी है, बॉडी में हर जगह फैलेंगे, ब्रेन के अंदर बहुत आसानी से चले जाते हैं, CNS के अंदर बहुत मज़े से जाएंगे। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो इनका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म मेनली होता है, वो जो साइटोक्रोम P450 वाले होते हैं उनके थ्रू निकल होता है। बता एलिमिनेशन, जब हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होगा तो फिर आपको आगे एलिमिनेशन समझ में आ जाएगी, फिजिक्स के थ्रू निकल जाएगा। अच्छा, जब अगर आपने पढ़ लिया कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है तो जाहिर सी बात है अगर ये बंदा कोई ऐसे ड्रग्स खा रहा है जो कि साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स को इनहिबिट करता है तो इनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और अगर कोई ऐसे ड्रग खा रहे हो कि साइटोक्रोम P450 इंड्यूसर्स हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मेटाबोलाइज हो जाएंगे ये ड्रग्स। तो यही वाली बातें यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की हुई हैं। गिवन ओरली और उसके अलावा CNS तक पहुँच जाते हैं, और उसके अलावा मेटाबॉलिज्म इसके लिवर एंजाइम में हो रहे हैं। और उसके अलावा हाँ एक और बात ये भी है कि ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत अच्छा बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर इनकी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग हो जाएगी।
आगे उन्होंने कहा हुआ है कि पेरेंटल फॉर्म में भी दे सकते हैं, अक्सर उनमें नाम दिए हुए उन्होंने फ्लूफेनाजीन, हेलोपेरिडोल। ये फ्लूफेनाजीन और हेलोपेरिडोल फर्स्ट जनरेशन के हो गए, जिप्रासिडोन, ओलेंजापिन, एरिपिप्राजोल ये सेकंड जनरेशन के लिखे हुए उन्होंने। तो आप ऐसा ऐसा ही नाम पढ़ेंगे तो आपको शनाख्त होना शुरू हो जाएगी कौन से फर्स्ट जनरेशन के हैं, कौन से सेकंड जनरेशन के हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हम डिटेल से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक हिंट, मैं दोबारा पिछले पेज पे जा रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए कहा था जो पहला पेज है ना वो एक तरह की समरी है। यहाँ पे हमने हल्का सा ये बात डिस्कस की थी कि जो फर्स्ट जनरेशन है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली डोपामिन का रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है और सेकंड जनरेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मेनली सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। अब इसी बात को हम थोड़ा डिटेल से थोड़ा खोल कर डिस्कस करेंगे। तो जो साइंसदानों ने जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सोचना शुरू किया तो इसके बारे में हाइपोथेसिस आना शुरू हुए। पहला हाइपोथेसिस है जिसको उन्होंने लिखा हुआ है डोपामीन हाइपोथेसिस। इसका मतलब यह है कि हमने ये सोचा कि डोपामीन इन्वॉल्व होगा स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर या साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर। हमने ऐसा क्यों सोचा, ठीक है, हमने क्यों कहा कि भाई डोपामीन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं इन्हीं का मसला बन रहा होगा। पहली बात यह है कि अक्सर जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स थे वो डोपामीन के खास तौर पे D2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रहे थे। तो हमने कहा अगर स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने वाली दवाई D2 पे एक्ट करती है तो इसका मतलब है स्किज़ोफ्रेनिया डोपामीन से ही होता होगा, पहला सबूत। दूसरा सबूत ये देखा हमने कि ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये कुछ ऐसे ड्रग्स से हो जाता है जो ड्रग्स डोपामीन एगोनिस्ट होते हैं, यानी डोपामीन एंटागोनिस्ट बीमारी को ठीक कर रहे हैं और डोपामीन एगोनिस्ट से बीमारी कॉज भी हो रही है। तो ये दो सबूत हो गए कि इस बीमारी में डोपामीन इन्वॉल्व होता है। तीसरा सबूत हमने ये देखा कि जिन लोगों में ये प्रॉब्लम आया हुआ है, जिन लोगों को ये स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह चल रहे हैं, जब हमने उनकी एग्जामिनेशन की तो उनके अंदर डोपामीन रिसेप्टर्स इंक्रीज हुए हुए होते हैं, यानी डोपामीन ज़्यादा एक्ट कर रहा होता है। तो इन तीन सबूतों से मैंने कहा कि देखा, समझ में आई ना कि डोपामीन ही इन्वॉल्व होता है साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर। लेकिन ये हाइपोथेसिस क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें ये साबित भी करती हैं कि इसमें डोपामीन के अलावा दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व हैं या डोपामीन का कम रोल है। वो क्या भैया, कुछ दूसरे एंटीसाइकोटिक्स भी हैं जो कि इस बीमारी को ट्रीट करते हैं, लेकिन वो एंटीसाइकोटिक्स डोपामीन से ज़्यादा किसी और रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे सेरोटोनिन के ऊपर एक्ट करके भी ये डिसऑर्डर ट्रीट हो रहा होता है। तो ये डोपामीन हाइपोथेसिस के खिलाफ बात जा रही है थोड़ी बहुत ही, ठीक है। और एक और बात ये भी है कि जो डोपामीन एंटागोनिस्ट होते हैं वो कंप्लीटली इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाते, पार्शली ठीक कर पाते हैं, पार्टली इसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो अगर सिर्फ डोपामीन ही इन्वॉल्व होता तो कंप्लीट इलाज हो जाता। अगर आधा इलाज हो रहा है इसका मतलब है डोपामीन के अलावा कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी। तो ये हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे फेनसाइक्लिडीन एक ड्रग है जो कि सेरोटोनिन पे ज़्यादा एक्ट कर रहा है लेकिन फिर भी इसको ठीक कर रहा होता है, और फेनसाइक्लिडीन का डोपामीन पे इफेक्ट होता ही नहीं है लेकिन फिर भी ठीक कर रहा है ना। तो ये दो तीन बातें हैं हमारे पास जो कि इस चीज़ की तरफ निशानदेही करती हैं कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स में, यानी स्किज़ोफ्रेनिया टाइप डिसऑर्डर्स में डोपामीन के अलावा कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व होंगी। ओके होगी बात। अब अगर ये डोपामीन हाइपोथेसिस था, दूसरा हाइपोथेसिस क्या कहलाता है, सेरोटोनिन हाइपोथेसिस, वो भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अगर डोपामीन रिसेप्टर्स की बात की जाए तो आपके पास D1, D2, D3, D4 से लेकर D5 तक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये तकरीबन सारे रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन और इसके 7 डोमेन, यानी कि ये अगर आपके पास वो बनाते हैं ना बाइपोलर लिपिड लेयर इस तरह करके होती है, सही है। तो यहाँ पे आपके पास इसके सब यूनिट्स मौजूद होते हैं, तकरीबन 7 सब यूनिट्स इसके मौजूद होते हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, आगे एडेनालाइल साइक्लेज के साथ इसकी लिंक चल रहा होता है, यानी कि G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है बेसिकली। और फिर आगे एडेनालाइल साइक्लेज को हमने देखा है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि इधर जब आके आपको डोपामीन आके लगेगी तो ये G प्रोटीन वगैरह एक्टिवेट होती है और ये इनहिबिट करेगा एडेनालाइल साइक्लेज को, सही होगी बात। तो ये तो वैसे एक बात थी। अच्छा, ये D1 से लेकर D5 के तक साइकोटिक डिसऑर्डर्स में मेनली कौन से वाला इन्वॉल्व होता है, तो ज़्यादातर D2 रिसेप्टर इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो एंटी साइकोटिक्स हैं, जो दवाइयाँ स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर रही हैं वो अक्सर D2 के ऊपर एक्ट करती हैं। तो हमें इसका पता ही चला कि इसका मतलब है कि D2 इज़ मोर इन्वॉल्व इन साइकोटिक डिसऑर्डर्स। ये बात भी समझ आ गई। अच्छा जी, D2, एक और बात ये है कि ये D2 है ये ना सिर्फ साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर इन्वॉल्व होता है बल्कि इसी D2 रिसेप्टर की वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी आते हैं, सही होगी बात। तो ये हमारे पास एक नुकसान भी होगा कि जब हम D2 के ऊपर एक्ट करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए तो हो सकता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी आ जाएं। अब मुझे एक बात सोच के बताओ, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में से कौन से ड्रग्स ज़्यादा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कॉज करेंगे?
आप सोचेंगे तो पता चलेगा फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स ज़्यादा D2 पे एक्ट कर रहे थे, तो इसका मतलब है इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ये ज़्यादा कॉज करते हैं, जबकि जो न्यू ड्रग्स हैं, सेकंड जनरेशन ड्रग्स हैं, उन वो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कम कॉज करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, डोपामिन का जब जिक्र होता है तो मुझे पता नहीं क्यों बार बार पार्किंसनिज्म ज़हन में आता है। नेचुरल सी बात है, यहाँ पे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर हम लोग ऐसी दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं जो कि डोपामिन एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। तो अगर आप डोपामिन को बहुत ज़्यादा कम करोगे, यानी डोपामिन एंटागोनिस्ट बहुत ज़्यादा दोगे, या आप कह सकते हो एंटी साइकोटिक्स बहुत ज़्यादा दोगे, तो डोपामिन कम हो जाएगा, और डोपामिन की कमी में होती है पार्किंसनिज्म, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप हमने लफ्ज़ यूज़ किया एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, समझ रहे हो बात को। तो अगर डोपामिन बहुत कम हो जाएगी, यानी एंटी साइकोटिक्स बहुत ज़्यादा देने की वजह से ये वाले मसले भी आ सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने पढ़ा था कि जो पार्किंसंस के ट्रीटमेंट के ड्रग्स थे, मतलब पार्किंसनिज्म के जो ड्रग्स थे, वो आपको याद होगा डोपामिन बढ़ाने वाले ड्रग्स थे, एल डोपा और ये सारा कुछ। तो वो जो पार्किंसंस वाले ड्रग्स हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा देंगे तो उनके ज़्यादा देने से साइकोटिक डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बैलेंस है आपके पास। मैं आपको पार्ट 28 की वीडियो में भी ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि ये अगर आप समझ लो डोपामिन का एक लेवल है ना जो बॉडी में मेंटेन हुआ हुआ होता है। अब अगर डोपामिन बहुत ज़्यादा हो गई है तो क्या हो रहा है, साइकोटिक डिसऑर्डर आ रहे हैं। अगर डोपामिन बहुत कम हो गई है तो क्या होगा, पार्किंसनिज्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया पार्किंसनिज्म और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइकोटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जब साइकोटिक डिसऑर्डर हो रहे होते हैं तो हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि डोपामिन के लेवल्स को कम करें और नॉर्मल पे लेके आएं। जब पार्किंसनिज्म हो रहा होता है तो हम ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो कि डोपामिन के लेवल्स को बढ़ा सकें, ठीक है, और नॉर्मल पे लेके आएं। अगर पार्किंसनिज्म का ड्रग ज़्यादा दे दिया तो बंदे को साइकोटिक डिसऑर्डर होना शुरू हो जाएंगे, और अगर साइकोटिक डिसऑर्डर की दवाई आपने ज़्यादा दे दी तो बंदे को पार्किंसनिज्म होना शुरू हो जाएगा। सही की बात। तो ये इस तरह से इन दोनों के साइड इफेक्ट, दोनों का ट्रीटमेंट वगैरह थोड़ा बहुत आपके ज़हन में रहना चाहिए। ऑलराइट जी, आगे आते हैं जी अदर रिसेप्टर की तरफ। यानी डोपामिन को जितना डिस्कस करना था कर लिया, बहुत शुक्रिया। दूसरे चैप्टर्स, जैसा कि पहले भी ये बात हम कर चुके हैं कि सेकंड जनरेशन ड्रग्स को हमने देखा कि ऑल्दो वो डोपामिन पे एक्ट कर रहे हैं D2 रिसेप्टर्स पे, लेकिन D2 रिसेप्टर से ज़्यादा कुछ और रिसेप्टर के साथ उनकी एफिनिटी है, जिनमें एक तो सेरोटोनिन 5H2 हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा वो कह रहे हैं अल्फा एडिनो रिसेप्टर्स के ऊपर भी वो एक्ट कर रहे होते हैं, सही है। अब थोड़ा बहुत उन्होंने इंडिविजुअली एक एक ड्रग को डिस्कस किया है। यहाँ पे जो एक एक ड्रग डिस्कस करना है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ये रट्टे वाली बातें हैं। मैं इसमें आपको क्या समझाऊँ, जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है क्लोजापिन जो होता है वो D2 के ऊपर सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखता है और 5-HT2 के ऊपर इफेक्ट रखता है, ठीक है। सॉरी, D4 पे इफेक्ट रखता है और 5-HT2, D2 पे इसका इफेक्ट नहीं होता। तो क्लोजापिन उन चंद मुनफरिद एंटीसाइकोटिक्स में से है जिसका D2 पे ना होने के बराबर इफेक्ट होता है। पहले हमने एक और पढ़ा था ये फेनसाइक्लिडीन, और दूसरे में हम देख रहे हैं क्लोजापिन। ये उन चंद एंटीसाइकोटिक्स में से है जो इनका D2 पे ना होने के बराबर इफेक्ट है, ठीक है। इसका D4 पे है ऑल्दो, लेकिन D2 पे नहीं है, सही है। इसी तरह वो कह रहे हैं कुछ और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं जिसके नाम फिर वही ओलेंजापिन, क्वाटापिन, वही सारे नाम जो पहले निमोनिक में डिस्कस कर चुके हैं। इनकी 5H2A रिसेप्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा अफिनिटी होती है, लेकिन इनकी D2 के साथ भी कुछ ना कुछ अफिनिटी है। जिप्रासिडोन को उन्होंने बताया हुआ है कि ये एंटागोनिस्ट होता है D2 का और 5HT2A का, 5HT1D का, और ये एगोनिस्ट है 5HT1A का। अब एक मुनफरिद बात आ गई कि भाई सेरोटोनिन का एगोनिस्ट भी है ये जिप्रासिडोन, सही होगी बात। अच्छा, फिर इसी तरह एरिबिप्राजोल को उन्होंने बताया हुआ है कि ये पार्शियल एगोनिस्ट है। पार्शियल एगोनिस्ट भी आपको पता है कुछ सिनेरियोज के अंदर कह लो कि एंटागोनिस्ट के तौर पे ही एक्ट कर रहा होता है। पार्शियल एगोनिस्ट पता नहीं, मतलब ये चीज़ होती है अगर ये बेस लाइन है ना, ठीक है, जो फुल एगोनिस्ट होगा वो एक्टिविटी को यहाँ पे ले जाएगा। पार्शियल एगोनिस्ट कहता है कि नहीं, बस एक्टिविटी को यहीं पे रखना है, सही हो गया। तो अगर नॉर्मल इंसान को आप पार्शियल एगोनिस्ट दोगे तो उसमें तो एक्टिविटी बढ़ाएगा ये, लेकिन एक बंदा जिसके अंदर ऑलरेडी एक्टिविटी हाइपर हुई पड़ी है उसको अगर आप पार्शियल एगोनिस्ट दोगे तो वो एक्टिविटी को कम करेगा। तो पार्शियल एगोनिस्ट भी यहाँ पे काइंड ऑफ कह सकते हो एंटागोनिस्ट ही काम कर रहा है। ये भारत बेकार सी बातें हैं यार। अब बस यही बात समझ में आने की है कि रिसेप्टर बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक से हमने समझा ये कि चूँकि न्यूअर ड्रग्स जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर पर ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड कर रहे थे, इस वजह से हमने सेरोटोनिन हाइपोथेसिस पे भी बिलीव करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ डोपामिन हाइपोथेसिस। डोपामिन हाइपोथेसिस क्या था कि साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर ज़्यादातर डोपामिन इन्वॉल्व होती है, और इस पर सेरोटोनिन हाइपोथेसिस क्या है कि साइकोटिक डिसऑर्डर्स में यानी स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह में ज़्यादातर सेरोटोनिन इन्वॉल्व है, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा तकरीबन सारे एंटीसाइकोटिक्स जो हैं वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स के ऊपर भी एक्ट कर रहे होते हैं। ओके बात। अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट्स को डिस्कस करने लगे हैं। एक बात आपको पता है, तकरीबन सारे ही एंटीसाइकोटिक्स डोपामिन रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करते हैं, हिस्टामिन पे भी करते हैं, डोपामिन पे भी करते हैं। खासतौर पे सारे ही तकरीबन D2 पे कर रहे थे, एक्सेप्ट हमने कहा था क्लोजापिन D4 पे कर रही होती है, और ये जो फेनसाइक्लिडीन है ये डोपामिन पे कम ही करती है इफेक्ट।
तो ज़्यादातर जो एंटीसाइकोटिक्स हैं वो डोपामीन पे इफेक्ट तो कर रहे हैं। तो देखना ही पड़ेगा कि भाई डोपामीन कहाँ कहाँ ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो भाईजान हमने देखा डोपामीन, अब एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत हम उससे फंक्शन भी देख लेंगे। मीजोकॉर्टिकल मीजोलिम्बिक पाथवेज में इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये मीजोकॉर्टिक मीजोलिम्बिक जो होता है ये हमारे पास मूड वगैरह को रेगुलेट कर रहा होता है। इसका मतलब है डोपामीन का मूड से ताल्लुक है। एक बात अब मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, डोपामीन का मूड से ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक, याद होगा हमने कहा था पार्किंसन डिजीज में नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे खराब हो रहे थे, ठीक है। तो नाइग्रोस्ट्राइटल ट्रैक भी डोपामीन रिलीज कर रहा होता है, वो जारी बात है एक्स्ट्रा पिरामिडल फंक्शंस में इन्वॉल्व है, या आप कह लो मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है। सही हो गया जी। उसके अलावा अच्छा जी हम देखते हैं कि ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर पाथवे के अंदर भी डोपामीन रिलीज हो रही होती है, और ये ट्यूबुलो इन्फंडिबुलर पाथवे जो है ये प्रोलैक्टिन रिलीज के साथ ताल्लुक रखता है। इसका मतलब है डोपामीन का प्रोलैक्टिन के साथ भी कुछ ना कुछ ताल्लुक होगा। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रही होती है, वहाँ भी डोपामीन रिलीज होता है। इसका मतलब है डोपामीन का वॉमिटिंग के साथ भी कोई ना कोई ताल्लुक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब इन्हीं बातों को हमने कोरिलेट करते रहना है। हम एंटीसाइकोटिक्स देते हैं मूड को ठीक करने के लिए, उनका साइड इफेक्ट हो जाता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। सही होगी बात। इसी तरह जब हम पार्किंसंस डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि मूड डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं, हम देखते हैं कि वॉमिटिंग के डिसऑर्डर, जीआईटी डिस्टर्बेंस वगैरह होना शुरू हो जाती हैं। सही होगी बात। अब यहाँ पे वो यही वाली बातें कर रहे हैं कि अच्छा, एंड साइकोसिस में ज़्यादा कौन इन्वॉल्व है, ये मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ज़्यादातर कौन सा पाथवे इन्वॉल्व है, वही पाथवे जो कि मूड को रेगुलेट कर रहा है, यानी कि ये मीजोलिम्बिक वाला जो पाथवे था, ये ज़्यादातर ये मीजोकॉर्टिक मीजोलिम्बिक पाथवे जो होता है ये ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है आपके पास साइकोटिक डिसऑर्डर्स में। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं वो मेनली इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई पाबंदी तो नहीं लगी ना दूसरों पे। जब डोपामीन पे इफेक्ट करेंगे तो हर पाथवे पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। इसी वजह से एंटीसाइकोटिक्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं उस पर मूवमेंट्स भी होती हैं। यहाँ पे बता रहे हैं हाइपर प्रोलैक्टिनोमा भी होता है, और हमारे पास वॉमिटिंग को ट्रीट करने में भी यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये जाहिर बात है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वॉमिटिंग के अंदर भी इसके रोल होते हैं। सही के बाद, और डोपामीन के अलावा अल्फा 1 रिसेप्टर्स के ऊपर भी अक्सर एंटीसाइकोटिक्स एक्ट कर रहे होते हैं, हिस्टामीन रिसेप्टर्स के ऊपर भी अक्सर एंटीसाइकोटिक्स एक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक तुम्हारे पास बातें हुई हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में हम लोग क्लिनिकल यूज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, और फिर टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को डिटेल से देखेंगे। इनकी टॉक्सिसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये कह सकते हो कि मेन अगर आपको नाम पता है ना, नाम पता है और 2 ड्रग ग्रुप्स का पता है तो काफ़ी है इसके बारे में, लेकिन टॉक्सिसिटी आपको ज़्यादा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इनका क्लिनिकल यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी टॉक्सिसिटी है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।